दोस्तों हमारे YouTube चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों आपके लिए आज हम लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति 2020। आपको अवगत करना चाहूँगा दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित या शिक्षा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलते हैं। सीटेट में पेडागोगी का कोई भी सेक्शन हो, किसी भी सब्जेक्ट का सेक्शन हो, वो फिर चाहे हिंदी हो, सीडीपी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें उसकी पेडागोगी में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं वहाँ पे, नई शिक्षा नीति से संबंधित। दोस्तों आज हम आपके लिए नई शिक्षा नीति का जो सारा मैटर है वो लेके आए हैं। एक ही वीडियो में आपका सारी नई शिक्षा नीति कवर हो जाएगी। और प्लीज़ आपसे मैं अवगत कराऊंगा कि आप नई शिक्षा नीति को देख करके ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको वहाँ मिलना ही मिलना है। ज़रूर क्वेश्चन आप नई शिक्षा नीति से संबंधित सीट में देखने 150 क्वेश्चन में कम से कम मान के चलिए आप 5 क्वेश्चन तो ज़रूर आपको वहाँ पे नई शिक्षा नीति से संबंधित मिलेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप नई शिक्षा नीति को कायदे से पढ़ करके जाइए। यदि आप हमारा वीडियो कायदे से देख लेते हैं और इसे कायदे से समझ लेते हैं तो आपका नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आप मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा, असुविधा नहीं होगी। आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर पाएंगे यदि आप कायदे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति में क्या क्या है, क्या क्या इसका फिनोमेना है, क्या क्या इसका विज़न है, क्या क्या है, हम आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट भी करिए। देखिए नई शिक्षा नीति संबंधित प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं हम चर्चा करते हैं। पहला देखिए, नई शिक्षा नीति 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। जो आप हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 में आई थी, प्रिंट हुआ है 2020 है यहाँ पे। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह 21वीं सदी जो चली है उसका मतलब 2000 के बाद की जो है पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। दोस्तों शायद आप जानते भी हों कि इसके पहले जो एजुकेशन फिनोमिना था वो 1986 में आया था। 1986 के 3 शिक्षा नीति संशोधित होकर 1992 में आई थी। जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो संशोधित होकर के 1992 में आई थी। ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसके अंतिम प्रारूप को तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मतलब ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो आप कहेंगे कि ये जो है कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन की समिति पर संबंधित समझ से आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से एजुकेशन जो फिनोमिना है वो 3 बार आया और ये तीसरी शिक्षा नीति है। देखिए विज़न क्या क्या है दोस्तों, अब देखते हैं नई शिक्षा नीति का विज़न क्या क्या है, क्यों आई नई शिक्षा नीति, कैसे क्या हुआ। इससे संबंधित सीटेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की थ्योरी 4 स्टेटमेंट उसमें दिए रहे होंगे विज़न के तौर पर। आपको ये बताना कोई एक स्टेटमेंट उसमें गलत कर देगा स्टेटमेंट, और आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यदि आप कायदे से नहीं पढ़ते हैं नई शिक्षा नीति को, विज़न और एरियाज आप नहीं कायदे से समझते हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस नीति का दृष्टिकोण विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में हो बल्कि व्यवहार, बुद्ध, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। इस नीति का जो दृष्टिकोण था, जो विज़न था, उसका ये मतलब था, ऐसा नहीं कि आप मतलब भावना से ही देश से जुड़े हैं या विचार में ही केवल गर्व करते हैं कि हम इंडियन हैं, बल्कि इस नीति का उद्देश्य ये था कि आप बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ें, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हो। अच्छा, इसका विज़न क्या रहा कि जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन, कैसे आपको किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसीज़ हो जो आपका अच्छे से सुचारू रूप से जीवन यापन हो, तथा वैश्विक कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हो। अच्छा, इसके साथ साथ क्या देश के साथ साथ विश्व को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि आप देश का कल्याण करते हैं, देश आपका उच्च स्तर पर जाता है, तो उससे विश्व का भी स्तर सुधरता है और विश्व का भी कल्याण होता है। यही इसमें कहा गया है कि वैश्विक कल्याण हेतु भी प्रतिबद्ध हो, ताकि वह सही मायने में एक कुशल, शिक्षित,
तकनीकी क्रियाकलापों से सुसज्जित नागरिक बन सके। जी, इसका ये विज़न रहा बच्चों, ये दोस्तों इसका विज़न रहा कि मतलब एक इंसान को कायदे से डेवलप करना है, ऐसा डेवलप करना है कि अपने देश के साथ साथ विश्व का भी कल्याण करे। ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसा शिक्षा में होना चाहिए हमारी। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है कि अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा नई शिक्षा नीति का। इससे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसमें आते हैं जो शिक्षा नीति आती है। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ क्या क्या हैं, यहाँ पे है 2020 है। 5 स्तंभ क्या क्या रहेंगे, तो पहला जो स्तंभ रहेगा वो है एक्सेसिबिलिटी। इसका अर्थ क्या होता है, सब तक पहुँच। ठीक, उसके बाद दूसरा इक्विटी माने भागीदारी। ठीक, तीसरा स्तंभ आपका रहेगा क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। और चौथा जो आपका स्तंभ है वो एफोर्डेबिलिटी है, जो कि किफ़ायती है। तो उसके बाद जो अगला आता है, अगला स्तंभ क्या रहेगा, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। उसके बीच में एक टेबल है, इसका भी हम थोड़ी देर में जिक्र कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक आप क्या देखेंगे, अगला आपका क्या रहेगा वो है नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य क्या क्या रहेंगे, एम्स क्या क्या रहेंगे, हमारा पर्पज क्या रहेगा नई शिक्षा नीति 2020 से। तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% 2018 में था। ये जो सरकारी खर्च था वो 2018 से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद यानी जो आपका जीडीपी होता है उसके उत्पाद का 6% या 6% तक करने का लक्ष्य है। इसके पहले 2018 तक कितना था, वो था 4.43% था, जो कि अब 2020 के बाद कितना लक्ष्य है, 6% करने का, मतलब 6% करने का लक्ष्य है उसमें। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा 2 करोड़ स्कूली बच्चों को खुली स्कूल शिक्षा प्रणाली, मतलब कि ये शिक्षा प्रणाली होती है ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इससे के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। मतलब किसी प्रकार का हेजिटेशन या वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल ओपन स्कूल शिक्षा प्रणाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट क्या रहेगा, 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% या 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करना है। तो इसका अगला एम्स क्या रहेगा, जो 50% स्टूडेंट रहेंगे उनको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या, 2030 तक हर ज़िले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था होगी। मतलब इसमें क्या होगा, मोनोपॉली को हटाया गया है। इसमें मोनी मतलब एक विषयक नहीं होगी, यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें कहा गया कि बहुविषयक संस्था होगी। हर 2030 तक मतलब हर ज़िले में या आसपास से कम एक जरूर होनी है जो कि बहुविषयक होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नई शिक्षा नीति का स्कूली शिक्षा में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% के साथ शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से अर्थ ये हो सीधा साधा कि ये जो शिक्षा है हर घर, हर व्यक्ति, हर जगह पे पहुंच सके, मतलब सार्वभौमिक हो, हर जगह पे शिक्षा पहुंचे। तो इसका ये क्या है, अगला पॉइंट ये पॉइंट था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का 26.3% 2018 में था। सकल नामांकन अनुपात कितना था उच्चतर शिक्षा में, वो था 26.3% 2018 में, से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। जो इसके पहले 2018 में कितना था, 26.3% को 2035 तक हमें इस शिक्षा नीति को 50% करना है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी, मतलब जो आपका हायर एजुकेशन है उसमें 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। उसके बाद सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2035 तक स्वायत्त बनाना तथा ऐसे सभी बीओजी का अर्थ यहाँ पे ये है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होगा, मतलब इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया जाएगा। 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना, जिनमें प्रत्येक संस्थान का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। इसमें इसका सीधा सा अर्थ ये है, मैंने अभी बताया था, इसमें अब कोई भी एजुकेशन या शिक्षा नीति के बाद मोनोपॉली नहीं होगा, मतलब कि बहुविषयक होगा, मल्टी सब्जेक्टेड होगा। और उसका जो लक्ष्य रहेगा, कितने मिनिमम कितने रहेंगे, 3000 स्टूडेंट रहेंगे। 2040 तक ये एम्स होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो है एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। अच्छा, जो मोनोपोली एजुकेशन सिस्टम है या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको क्या किया गया, समय के साथ धीरे धीरे उनको समाप्त कर दिया जाएगा और सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु विषयक के सहयोग संस्थान बनने की ओर बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, अति महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों ये जो बिंदु रहेंगे ये आपको सीटेट में बिल्कुल एक एक पॉइंट पे आप गौर करिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। यही पॉइंट आपको हूबहू बिल्कुल इसी की तरह के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट के रूप में मिलेंगे बिल्कुल। तो ये जो अब पॉइंट आ रहे हैं नेक्स्ट, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इनको कंठस्थ करिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा। ये आपको इसी तरह के पॉइंट बिल्कुल देखने को वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। देखिए क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के आधार पर, इसके पहले क्या था, अभी 2020 के पहले जो हमारा शैक्षिक मॉडल था वो था 10+2 का। तो अब नेक्स्ट इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद आ गया 5-3-3-4 मॉडल इसके बाद लागू किया जाएगा, जो नई शिक्षा नीति 2020 है। इसके बाद ये 10+2 मॉडल हटाकर 5-3-3-4 मॉडल लागू किया जाएगा। इसमें कैसे क्या रहेगा, अभी दोस्तों हम आपको उसी सारणी पे लिए चलते हैं। ये आप सारणी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें 5-3-3-4 का क्या मतलब है। तो जो आपका 5 पहला है, तो उसमें जो 3 वर्ष रहेगा शुरू का, उसमें क्या रहेगा, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल, मतलब जो बच्चा रहेगा और उसे प्री एजुकेशन या प्री स्कूल भी कहेंगे। आंगनबाड़ी में जाएगा 3 वर्ष तक, आयु वहाँ पे रहेगी 3 से 6 वर्ष। उसके बाद जो 3 वर्ष के बाद अगला रहेगा 2 वर्ष, वो रहेगा कक्षा 1 और 2। कक्षा 1-2 में स्टूडेंट रहेगा, उसकी आयु रहेगी 6 से 8 वर्ष। ये पूरा फिनोमेना कितने का होगा, ये 5 वर्ष का होगा। इसे क्या कहेंगे, फाउंडेशन स्टेज। अच्छा, जो ये आंगनबाड़ी या प्री स्कूल उसके बाद 1-2 का क्लास है, ये कुल मिला के इसको औसत में या इसको टोटली क्या कहेंगे, फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा फाउंड करता है, मतलब कि बेस होता है यहाँ पे, बच्चे का सीखता है शुरू से ही। ठीक, तो औसत में कितनी एज होगी यहाँ से, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे फाउंडेशन स्टेज में रहेंगे। ये आप कायदे से देखिएगा। उसके बाद दूसरा फिनोमेना क्या आता है, 5 के बाद आता है 3 वर्ष में क्या रहेगा, उसमें फिर रहेगा क्लास 3 to 5, माने कक्षा 3 से 5। उसमें आयु क्या रहेगी, 8 से 11 वर्ष। ठीक, उसे क्या कहेंगे हम, प्रीपरेटरी स्टेज। क्या कहेंगे, प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें एवरेज आयु कितनी रहेगी, 8 से 11 वर्ष के बच्चे। उसके बाद दूसरा 3 वर्ष क्या रहेगा, कक्षा 6 से 8 रहेगा, आयु 11 से 14 वर्ष रहेगी। इसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज। इसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज, मतलब कि क्लास 6 to 8 रहेगा इसमें। उसके बाद इसमें एज क्या रहेगी, 11 से 14 वर्ष के बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आते हैं 4 वर्ष के। मैंने अभी फिनोमेना आपको बताया था 5+3+3+4। तो नेक्स्ट जो लास्ट का 4 वर्ष रहेगा, उसमें क्या रहेगा, कक्षा 9 से 12 होगा 4 वर्ष लास्ट का। आयु उसमें 14 से 18 वर्ष रहेगी। उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, आयु उसमें एवरेज में क्या रहेगी, 14 से 18 वर्ष। तो ये आपका पूरा फिनोमेना था, कैसे क्या क्लासेस रहेंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से। जो अभी इसमें 10+2 वाला चल रहा है, इसको हटा करके नेक्स्ट कैसे क्लासेस का अरेंजमेंट होगा, कैसे क्या होगा, तो आप सारणी में देख लिए हैं, देख पा रहे होंगे। यदि आप चैनल पर देख रहे हैं तो इसको आप तुरंत अभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे कायदे से देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब इसके बाद अगला क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बिंदु क्या था, कक्षा 5 तक अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय अथवा परिवेशी भाषा में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें इसलिए इस पे जोर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे। मातृभाषा पर जोर देने की बात उसमें होगी, तो उसे आप बिल्कुल भी निगेटिव मत कहिएगा, उसे पॉजिटिव करके टिक लगाइएगा। मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। तो इस नई शिक्षा नीति पे इस पर विशेष जोर दिया गया है। जैसे बाई द वे बच्चा तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु में कैसे क्या होता है, तमिलनाडु में जैसे तमिल बोली जाती है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप उसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे, नहीं, तमिल का बच्चा होगा तो उसे तमिल में ही आप शिक्षा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, कक्षा 6 से ही बच्चे को इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें इसके पहले व्यावसायिक शिक्षा कितना थे, व्यावसायिक शिक्षा थी इंटर के बाद से। अब क्या होगा, कक्षा 6 से ही बच्चे को इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है, इसमें पहला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा भाषा में, ये
रहेगा हिंदी, दूसरा होगा अंग्रेजी और एक आपकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी। यदि क्षेत्रीय भाषा का मतलब यदि आप तमिल से बिलोंग करते हैं तो आपका तमिल रहेगी, मराठा साइड से हैं तो आप मराठी रहेगी, इधर बिहार से हैं तो आपकी भोजपुरी रहेगी। मतलब जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी तो त्रिभाषा फॉर्म में 2 तो आपकी हिंदी अंग्रेजी रहेंगी और एक आपकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चा तमिल का है उसे अंग्रेजी ज़बरदस्ती थोपी जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर छात्रों की प्रगति की मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा, छात्रों की प्रगति की मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में मतलब जो इसमें ये देखा जाएगा कि मतलब जो स्टूडेंट है उस पर कैसे क्या उसकी प्रगति क्या का इम्प्रूवमेंट कैसा है एजुकेशन में, तो उसके लिए क्या होगा, परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र का स्थापना की जाएगी। ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान व गणित विषय अनिवार्य होंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को कक्षा 12 तथा 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या गया, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि मतलब जो था बच्चे को मिड डे मील में नियमित निर्धारित मानक के अनुसार भोजन मिलता था। अब इसके साथ क्या क्या होगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बच्चा जाएगा, तुरंत उसे नाश्ता के तौर पर एक बढ़िया संतुलित सा नाश्ता भी दिया जाएगा, बाद में मिड डे मील तो मिलना ही है। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम NCERT के नाम से जानते हैं, वो एक पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। फिलहाल जो पूरे देश का हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर नियंत्रण करेगी, नोडल एजेंसी रहेगी, वो कौन होगा, वो होगा NCERT। ठीक, ये हमारे पूरे देश पर नियंत्रण करेगी। फिर अब सिर्फ कक्षा 12 में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि अब से 10वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा। ये नई एजुकेशन सिस्टम का वो है। उसके बाद कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर में परीक्षा देना होगा, सेमेस्टर सिस्टम रहेगा अब कक्षा 9 से 12 तक। उसके बाद स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्ययन कला का लक्ष्य की 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए। इस पॉइंट का सीधा सा अर्थ ये रहेगा कि जो हमारी 21वीं सदी चल रही है, अब इसमें क्या होगा कि इससे संबंधित जो तकनीकियाँ आई हैं, जो नए सिस्टम्स आए हैं, उनके बारे में सारी लैस किया जाएगा, स्टूडेंट को सारी जानकारी दी जाएगी, तैयार किया जाएगा उनको। फिर लिखा फिर इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है ये NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में यह विकल्प शामिल होगा। अच्छा, जैसे आप टेट या सीटेट में परीक्षा देते हैं तो आप देखते होंगे उसमें एक सब्जेक्ट रहती है वैकल्पिक के तौर पर। वैकल्पिक में कौन कौन रहता है आपका, टेट में तो आपका हिंदी रहता है, वो रहता है संस्कृत रहता है, और इंग्लिश रहता है और उर्दू रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जानकारी अनुसार अपनी भाषा चूज करते हैं। सेम वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि संस्कृत जो भाषा है वो वैकल्पिक तौर पर होगी, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना फिर आप दूसरी भाषा चूज कर सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान से ही बिल्कुल वो हो जाएंगे, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड सीखेंगे आप। यही इस पॉइंट का सीधा सा अर्थ है। विद्यार्थी के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, मतलब कि साल में जब आपका विद्यालय खुलेगा तो बैगलेस का मतलब आप उस दिन बैग नहीं ले जाएंगे। इस दिन उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। इस दिन इंटर्नशिप कराई जाएगी, सिखाया जाएगा आपको विदाउट बैग के, विदाउट किताबों के, मतलब आप प्रोजेक्ट या क्रियाकलाप के माध्यम से आप यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं कक्षा तक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लागू किया जाएगा। TT के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा में विषयवार अंकों के साथ वरीयता मिलेगी। ये बात कही गई है, जो आपका शिक्षक चयन होगा, जो शिक्षक रखे जाएंगे विद्यालयों में, उनके लिए कहा गया जो TT परीक्षा आपकी होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें विषयवार अंकों के साथ वरीयता मिलेगी। शिक्षक नियुक्त में डेमो व इंटरव्यू शामिल होगा। अब तक क्या होता था कि इसमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होता रहता है शिक्षक चयन में। इसके पहले तो सिर्फ जो आपका BEd या BTC होता है उसी के आधार पर चयन होता था बहुत पहले। उसके बाद क्या है कि ये टेट अनिवार्य किया गया 2011 के समथिंग। तो उसके बाद अब इसमें नई शिक्षा नीति में क्या फंडा आ रहा है, इसमें आ रहा है कि आप जो टीचर रखे जाएंगे वो ये सब तो उनके साथ वरीयताएँ होंगी ही, मतलब TT और BTC या BEd
जो भी होगा वो तो होना ही। उसके बाद उनको डेमो भी देना होगा, उनको पढ़ा के दिखाना होगा कि हाँ हमने आपको बच्चों को पढ़ा के दिखाना होगा जो संबंधित अधिकारी होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अभी तक डेमो इंटरव्यू का कोई भी इसमें वो नहीं होता था, मगर अब क्या होगा, शिक्षक नियुक्ति में डेमो इंटरव्यू भी शामिल होगा। निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इन्हीं मांगों पर खरा उतरना होगा। जो निजी स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो भी इन्हीं वरीयताओं के साथ रहेंगे, इन्हीं वरीयताओं को उनको भी पालन करना पड़ेगा। उनका भी डेमो इंटरव्यू होगा, सारी एलिजिबिलिटीज़ होंगी उनके पास भी जो एक गवर्नमेंट टीचर के पास होंगी। फिर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। इस पॉइंट का सीधा सा अर्थ है शिक्षा की सबसे ख़राब व्यवस्था है। जो हमारे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनको इतने काम सौंप दिए जाते हैं कि वो पढ़ाई पे बहुत ही कम समय दे पाते हैं। अपना रजिस्टर्स और भी बहुत सारे काम रहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, वो उन्हीं में करते रहें। तो इसमें ये कहा गया है कि उनके सारे कार्य हटा दिए जाएंगे जो गैर शैक्षणिक हैं, और केवल जो चुनाव आते रहते हैं हमारे पंचायत हों या फिर कोई भी चुनाव, उसमें केवल ड्यूटी लगाई जाएगी, बाकी सारे कार्य उनके हटा दिए जाएंगे। स्कूलों में एसडीएमसी का अर्थ है स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी कि जो एजुकेशन क्वालिटी है वो आप क्या दे रहे हैं, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, इससे संबंधित वहाँ पे समीक्षा की जाएगी। उसके लिए एसडीएमसी नामक कमेटी गठित की जाएगी। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान बस ने इस वर्ष में 2 बार मुख्य परीक्षा और 1 बार बोर्ड परीक्षा देना होगा। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री अनिवार्य की जाएगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में ये साफ दिया गया है कि जो आपका शैक्षिक योग्यताएं होंगी उसमें 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री अनिवार्य की जाएगी। योगात्मक आकलन के बजाय नियमित आकलन एवं रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। योगात्मक और नियमित आकलन का मतलब सीधा सा अर्थ बस यही है कि आप जो एनुअली या सेमेस्टर वाइज आकलन करते थे बच्चों का, कि बच्चों ने 6 महीने में कितना सीखा या साल भर में कितना सीखा, तो यहाँ पे ये कहा गया कि आप नियमित आकलन करेंगे। आप वीकली या डेली आकलन करेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, आपने क्या सिखाया। सिर्फ इसका सीधा सा अर्थ यहाँ पे यही है। राज्यों की खूबियों और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। इस पॉइंट का सीधा सा अर्थ ये है कि किसी राज्य की जो जानकारियाँ होती हैं, जैसे हमारे वहाँ आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे आपका लखनऊ में देख पा रहे इमामबाड़ा होगा, या जो भी यहाँ पे जो संस्कृत रही, बेगम हजरत महल रही वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, तो उससे संबंधित प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, कोई ना कोई हिस्टोरिकल इवेंट होगा। तो उसी आधार पर राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। सभी स्थानीय भाषाओं में स्कूली किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने पर फोकस होगा। इस पर भी यहाँ पर भी वही कहा गया है कि सभी राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं के आधार पर अलग अलग किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ई लर्निंग सामग्री, जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सामग्री है, वो भी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई पाठ्यक्रमों को 8 प्रमुख भाषाओं कन्नड़, उड़ीसा, बंगाली के सहित शुरू किया जाएगा। राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण बनेगी, इसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया। स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष की होगी। इसमें आप स्नातक पाठ्यक्रम का जो सुधार हुआ, जो इम्प्रूवमेंट हो, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष आप पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, साथ में 3 वर्ष आप पूरा करते हैं तो आपको डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ मिलेगा। उस पर 4 वर्ष यदि आप पूरा करते हैं डिग्री के या स्नातक के तो आपको शोध डिग्री भी मिलेगी, शोध के सहित डिग्री मिलेगी। फिर नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 12वीं कक्षा के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 4 वर्षीय बीएड, परा स्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड होगा। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि 12वीं कक्षा के बाद यदि आप बीएड करते हैं तो आपको 4 वर्ष का पड़ेगा, स्नातक के बाद करते हैं तो आपको बीएड 2 वर्ष का होगा, और परा स्नातक के बाद करते हैं तो आपका जो बीएड है वो 1 वर्ष का होगा। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन होगा, जिसमें छात्रों के प्रदर्शन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। दुनिया भर के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति होगी। जो बड़े से बड़े विद्यालय हैं वो इंडिया में भी अपना कैंपस खोल सकेंगे।
सीखने का मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन एक स्वायत्त निकायों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी उपयोग करने पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे थे नई शिक्षा नीति। हम आपको बिल्कुल वादा करते हैं, यदि आप ये नई शिक्षा नीति जितना इस वीडियो में दिया गया इतना आप देख करके जाते हैं तो निश्चित ही आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से संबंधित कर पाएंगे। कृपया मेरे चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करिए। दोस्तों, इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।